एक तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं जी। और धीरे धीरे देखो, एक डिपार्टमेंट का मामला है नहीं, कम से कम 22,000 कर्मचारी हैं जी। और विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, कम से कम 200-250-300 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पॉलिसियाँ होती हैं और सरकार उसमें निश्चित तौर पे काम कर रही है। और जैसे कि अभी पिछली बार कैबिनेट में भी उसमें डिस्कशन हुआ था और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप भी विदित ही हैं कि माननीय सीएम साहब ने उस दिन चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और उस समिति अपना रिपोर्ट देगी, सरकार को देगी, कैबिनेट को देगी और निश्चित तौर पे इसमें टाइम तो लगता ही है। और मेरे को लगता है कि सरकार जो है उपनल कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दीपावली पे देना चाह रही है और हम 22,000 कर्मचारी बड़ा उत्सुकता के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि आखिर लंबा समय लग रहा है, इसके पीछे क्या बड़े कारण आपको लग रहे हैं गोयल जी? देखिए, मैंने आप कहा ना कि कम से कम 250-300 डिपार्टमेंट हैं जी। उनकी अलग अलग पॉलिसियां होती हैं, किसी का ढांचा होता है, किसी का पद स्वीकृत होता है। निश्चित तौर पे उसमें इसलिए टाइमिंग लग रहा है कि वो कमेटी जो है एनालिसिस करेगी कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या विसंगतियां हैं, कैसे कैसे होगा, कितना टाइम बाउंड रहेगा, कितना कट ऑफ डेट रहेगा, वो सब तैयारियां चल रही हैं। निश्चित तौर पे मैंने बताया नहीं, दिवाली से पहले हम लोगों को एक बड़ी दिवाली सरकार के द्वारा मिलने वाली है। अच्छा सर, सवाल यह भी उठता है कि लगभग 22,000 उपनल कर्मचारी हैं और ये बताया जा रहा है कि पद के सापेक्ष जो है पद भरे जाएंगे। एक पद के सापेक्ष जो है हमने देखा कि 4-4 और 5-5 लोग जो हैं एक ही पद के सापेक्ष भरे गए हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर भी छटनी होगी। क्या आपको लग रहा है कि ये जो नंबर या डिजिट है 25,000 से गिरकर जो है ये नंबर बहुत कम हो सकता है? देखिए राणा जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये काम अधिकारियों का था कि आपने जब उस उपनल से उस पद को भरा तो आपको देखना चाहिए था कि यहाँ पद है कि नहीं जी। आप पद के सापेक्ष रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ये गलती पहली बात तो उस अधिकारी की है जिसने ये बगैर स्वीकृत पदों के जो है भर दिए और आज हमने उसको 10-15 साल उन कर्मिकों हो गया उस डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए और ये कोई वो नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा ना, इसीलिए कमेटी का गठन हो रखा है कि भाई जो 15 साल जिसने विभाग को दे दिए और वो आप कह रहे हैं कि पद के सापेक्ष नहीं है, तो कमेटी उसका एनालिसिस करेगी कि क्या हम इनको कैसे इसको सेटअप करेंगे। और निश्चित तौर पे मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अपने धाकर धामी जी पे कि वो एक मिसाल हैं और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और निश्चित तौर पे हमारा जो है जल्दी ही नियमितीकरण की पॉलिसी बनने वाली। अच्छा सर, ये भी तो कहा गया था कि जो उपनल कर्मचारी हैं उनका भविष्य सुरक्षित है, उनको हटाया नहीं जाएगा। इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। सवाल यही है कि एक के बाद एक वादा किए जाते हैं, पर सवाल मेन क्वेश्चन यही है कि सनम क्या हुआ तेरा वादा? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है और इस संबंध में हम कुछ डिपार्टमेंटों ने, कुछ अधिकारियों ने कोशिश भी की है कि किसी हमारे उपनल कर्मचारी को टॉर्चर करने का, और मैं इस संबंध में माननीय सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी के पास भी मिला था। मैंने कहा जब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गई है तो अब हटाने और लगाने का कोई प्रावधान नहीं रहेगी ना। तो माननीय मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी महोदय को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया और निश्चित तौर पे तब से अभी तो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जहां हमारे कर्मचारी को हटाया जा रहा होगा। सर, वेतन रोका जाता है, ये बड़ा सवाल है। हाँ। कि वेतन रोका जाता है, देखिए धरने पर बैठा जाता है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों के जो है कानून में जूं रखती है कि इनका भी परिवार है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ अधिकारी लोग जो घुमाने का काम करते हैं, सरकारों को बरगलाने का काम करते हैं, तो वो निश्चित तौर पर गलत है। आप मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, सुजला तिवारी मेडिकल कॉलेज का, हमारे वहाँ हमारे कम से कम 700-800 कर्मचारी कार्यरत थे। अब आपके नॉलेज में होगा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि उन कर्मचारी को 3 माह से वेतन नहीं मिला। वेतन ना मिलने का रीजन ये है कि आप जो है पद के सापेक्ष नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ उस अधिकारी से, उस अधिकारी से जिसने बगैर पद स्वीकृत किए हुए वहां लोगों को लगाया, आज 15-15 साल बाद आज बोलेंगे इनका वेतन रोक दो, तो ये तो गलत है। मैं कह रहा हूँ ना, अधिकारी लोग जो है गलत फीड कर रहे हैं सरकार को। और निश्चित तौर पे इस संबंध में हमने टाइम ले रखा माननीय मंत्री जी का, धन सिंह रावत जी का, इस पर भी वार्ता होगी। और कोई भी कर्मचारी का अगर कोई शोषण उत्पीड़न अगर कोई कर्मचारी करता है, कोई अधिकारी करता है, तो उसमें निश्चित तौर पे आगे की क्या एक ठोस रणनीति पे हम काम करेंगे और निश्चित तौर पे जो भी धरना प्रदर्शन करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा सर, अब वादा हो चुका है, सवाल यह है कि उस वादे पर उपनल कर्मचारी के जितने कर्मचारी हैं उस वादे पर कितना भरोसा हो जाता रहे हैं, या फिर आधे मन से भरोसा जाता रहे हैं जब तक काम नहीं हुआ? नहीं, आधे मन से नहीं। देखो, माननीय, मैंने कहा ना, हमारे धाकर धामी जी जो हैं
वो उनकी जो डिसीजन लेने की पावर है, जो विल पावर है, वो उसका अनुसरण अन्य प्रदेश के लोग भी करते हैं। जैसे नकल विरोधी कानून हुआ, मतलब उन्होंने बोल्डनेस होकर एक प्रदेश हित में एक डिसीजन लिया है। और निश्चित तौर पे ये आज तक जो माननीय मुख्यमंत्री, जो इतने मुख्यमंत्री आए, हम उपनल कर्मचारियों की हमेशा से मांग रही है कि नियमितीकरण का और एक समानकार सामान वेतन का। और एक पहले मुख्यमंत्री जो हमारे धाकड़ धामी जी है, उन्होंने एक बोल्डनेस, एक विल पावर के तहत एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन कोई भी नहीं कर पाए, कोई माननीय मुख्यमंत्री पाए, उनके अंदर इतना पावर है कि उन्होंने डिसीजन लिया। और निश्चित तौर पे हमें 100% विश्वास है कि हम 2025 दिवाली से पहले 22,000 कर्मचारियों के घर में एक दिवाली भव्य और दिव्य रूप से मनाई जाएगी। अच्छा, आप भव्य दीपावली मनाने की बात कह रहे हैं, सवाल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को लेकर भी कहते हैं। वहां पर तमाम रिपोर्टिंग हमने की, लंबे समय से वहां वेतन नहीं दिया जाता है, कुछ कर्मचारी को रखा जाता है, कुछ को बाहर कर दिया जाता है। क्या आपने इनका संज्ञान लिया? मैंने कहा ना, यहाँ जो है अधिकारी लोग जो है वो बरगलान काम का 153 लोगों को वहाँ सेवा से बाहर कर दिया। हमने धरना प्रदर्शन भी वहाँ लगाया, और वो लोग, कुछ लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट, वहाँ के अधिकारी ने कोर्ट को भी गलत गुमराह किया है, उसमें अभी जवाब तलब होगा। और हमने वहाँ रामशरण शर्मा जी कुल सचिव है, उनसे वार्ता की कि आपने, जब कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि इनको जो है पुनः नियुक्ति, मतलब इनको दोबारा से रखो आप, 84 पद सैंक्शन है शासन से, उसके बावजूद भी उनके द्वारा जो है 42 लोगों को रखा गया। उस पर भी हमारी एक रणनीति बन रही है। अभी 9 तारीख को उसमें एक बैठक है, और अगर उसमें यही हमारे कर्मचारी वापस नहीं रखे जाएंगे तो एक फिर दोबारा से एक आंदोलन की तैयारी हम करने जा रहे हैं। अच्छा सर, गोजल जी, एक राउंड टेबल बैठकर एक सॉल्यूशन निकाला जाता है। लगभग 22,000 उपनल कर्मचारी हैं, और ये यथासंभव यह कहना भी बड़ा जल्दबाजी होगी कि 22,000 कर्मचारी एक मुश्त जो है नियमितीकरण का हो जाए। सवाल ये उठता है, क्या राउंड टेबल पर बैठकर क्या आप लोगों से बातचीत की गई? क्या सॉल्यूशन क्या होगा? क्या नियमितीकरण होगा? समान कार्य के लिए समान वेतन होगा? आप लोगों की राय क्या है? आप चाहते क्या है सरकार? देखिए, या फिर जो सरकार दे दे वही स्वीकार्य? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं हमारे 22,000 कर्मचारी एक मुश्त पक्के हो जाए, जो बेचारे इतना मेहनत किया, सालों से विभाग को निस्वार्थ भाव से काम किया है। अब देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने भी एक गाइड सरकार को दिया है कि एक चरणबद्ध तरीके से आप एक पॉलिसी बनाइए, और जो उस पॉलिसी में नहीं आता, चरणबद्ध तरीके से जो पॉलिसी बनाई, जो कट ऑफ डेट रखेंगे आप, जो उसके तहत नहीं आता, उनको तब तक उनको जो है समान का समान वेतन दिया जाए। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि मैं तो चाहता हूं कि 22,000 कर्मचारी एक मुश्त हमारे पक्के हो जाएं। हमें तो खुशी होगी इसमें, पर एक सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार कितनी कट ऑफ डेट रखती है इसमें। ठीक है, हमें मान्य है, ठीक है, जो कट ऑफ डेट में नहीं आ रहा उसको तब तक सरकार समान वेतन का लाभ दे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं 22,000 कर्मचारियों के हितों की बात आप कह रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि उनका संघर्ष कहीं ना कहीं रंग लगा, परंतु सवाल ये भी है कि वित्तीय बोझ, इकोनॉमी की बात करते हैं। 22,000 कर्मचारियों में से यदि आधे कर्मचारी भी परमानेंट हो जाते हैं, उनको नियुक्ति मिल जाती है, लगभग 10,000 कर्मचारी हम मान के चलें एवरेज, तो एक वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा। इस वित्तीय बोझ की परिभाषा आप किस प्रकार से देंगे? देखिए, ये काम सरकार का है कि वित्तीय बोझ कहाँ से, वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटाएं। सरकार के पास इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो 2-2, 2.5, 3-3 लाख सैलरी ले रहे हैं। ये काम उनका है, सरकार को सजेस्ट करना कहाँ से रेवेन्यू आएगा और कहाँ से हम इन कर्मचारियों का वेतन आहत करेंगे। ये हमारा काम नहीं, ये सरकार का काम है, अधिकारियों का काम है। अच्छा सर, नियमितीकरण की बात करते हैं। इससे पहले पूर्व में हरीश रावत जी की सरकार में कुछ कर्मचारी नियमितीकरण कुछ हुआ था या फिर वादा किया गया था? देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने जब माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उपनल कर्मचारियों के लिए एक संविदा की घोषणा की थी कि हम जो है, जो 7 साल जिनको हो गए हुए डिपार्टमेंट में लगातार काम करते हुए, हम उनको जो है विभागीय संविदा के तहत ले आएंगे। और तत्काल किसी उसमें माननीय हाईकोर्ट में किसी ने रेट डाल दी, पेंडिंग डाल दी, और उसके बाद फिर सरकारी चलेगी तो उसमें कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाया वो मामला, तो वो अभी पेंडेंसी में ही है। जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और उपनल कर्मचारियों की जो ये बात है, जो इनका लंबे समय से उपनल कर्मचारी जो अपनी मांग उठा रहे हैं, इनकी बात को जो है आप जनता तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। उपनल गोयल जी चर्चा को जारी रखते हैं। अब एक आंकड़ा, डाटा, कुछ जब भी आपके नियमितीकरण की बात आती है तो कुछ डाटा, एक डाटा का फॉर्मेट रखा जाता है। ये डाटा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 हजार कर्मचारी जो 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुके हैं, वो नियमितीकरण की इस दौड़ में आ सकते हैं। क्या कैलकुलेशन इतनी ही है या फिर इससे ज्यादा है? देखिए, अभी विभाग वाइज जो है डाटा इकट्ठा कर रखा है, जो चीफ सेक्रेटरी सैनिक कल्याण सचिव महोदय द्वारा एक
लेटर जारी सर्कुलेट किया गया था हर डिपार्टमेंटों में, उसमें वो कैलकुलेट करेंगे और ये काम सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट ने अपना पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं कितने लोग आएंगे, कितने के आएंगे। ये तो बात का विषय है, अभी आंकड़ा इकट्ठा हो रहा है और जो भी आएगा फ्रेमिंग में, जो सरकार कट ऑफ डेट रखेगी, हमको स्वीकार है। आपके अनुसार क्या कट ऑफ डेट को लेकर आप क्या जानना चाहेंगे कि कट ऑफ डेट ऐसी हो कि जिसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों को भला हो सके? अब देखिए, या फिर कट ऑफ डेट कुछ सरकार अपने अनुसार इस प्रकार से रख दे कि अधिकांश उपनल कर्मचारी जो है इस कट ऑफ डेट से बाहर हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि आप अध्यक्ष हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी आप भी इन कर्मचारियों के प्रति, क्या चाहेंगे कट ऑफ डेट लगभग कौन सी ईयर की लगभग? अब देखिए साहब, मैंने बोला नहीं आपको पहले, मैंने कहा मुझे तो खुशी होगी, मेरे 22,000 कर्मचारी एक मुश्त अगर सरकार रेगुलाइज पॉलिसी में लाती, मुझे तो खुशी होती। अब वो कट ऑफ डेट सरकार तय करेगी कितना, हम तो कहेंगे कम से कम। कोई सुझाव दिया कट ऑफ डेट को लेकर आपसे मांगा गया? नहीं, अभी सुझाव हमसे मांगा नहीं गया, पर एक जो सरकार की अपनी पॉलिसी है उसके तहत सरकार काम कर रही है, डिपार्टमेंट अपना आंकड़े जुटा के दे रहे हैं और निश्चित तौर पे जो पॉलिसी बनेगी बेस्ट बनेगी, बहुत बेहतर बनेगी, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। अच्छा सर, कुछ समय पहले, कुछ माह पहले एक खबर आती है कि जो आउटसोर्स भर्तियां हैं, संविदा भर्तियां हैं, वो ना होकर एक मुश्त जो है जो परमानेंट भर्तियां वो कर दी जाएंगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए 25 अप्रैल 2025 को क्या इसका प्रभाव भी आपकी भर्तियों पर? नहीं, हमारे भर्तियों पे उस पर इसमें एक असमंजस की हमारे अंदर भी एक बैठ गई थी कि असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि जो ये चीफ सेक्रेटरी महोदय ने 25 अप्रैल को जो एक आदेश जारी किया जी, तो उसके बारे में हम माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी से वार्ता की हमने, और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि जो वर्तमान में कार्यरत उपनल कर्मचारी उन पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भविष्य में वो उसमें ये लिखा गया है, भविष्य में जो भी भर्तियाँ होंगी वो जो है रिक्त पदों के सापेक्ष अगर कोई आउटसोर्स से लेगा तो भर्तियाँ पर रोक है निश्चित तौर पर। अच्छा सर गोयल जी, आप क्या उपनल जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को देखते हुए क्या आपके मन में एक सवाल यह नहीं उठता है कि उपनल कर्मचारी के दरवाजे, उपनल कर्मचारियों के जो लाभ सैनिक आश्रितों को मिलना चाहिए था, उसके दरवाजे जब आपने सबके लिए खोल दिए तो फिर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ उपनल एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ गई और कहीं ना कहीं उससे नियमितीकरण में भी देरी आ रही है। क्या आप ये मांगते हैं कि उनके जो अधिकार हैं जो उन्हें मिलने चाहिए थे वो सार्वजनिक कर दिए गए? देखिए, जब ये उपनल का गठन हुआ था वो बेसिकली पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए ही हुआ था, और बीच में कुछ समय तक रहा, कुछ समय में शिथिलता आ जाती है। उसमें एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत उसमें लिया कि अगर जिस पोस्ट के लिए अगर पूर्व सैनिक या उसका आश्रित अवेलेबल नहीं होगा तो उसको हम सार्वजनिक उससे ले सकते हैं। परंतु बड़े अत्यधिक पद सार्वजनिक तौर पर भरे गए जबकि उपनल सैनिक आश्रित लोग भी उपलब्ध थे। अब देखो, उस सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने पहले एक्स आर्मी और उनके डिपेंडेंट के लिए खोला था, उसके बाद सार्वजनिक सबके लिए खोल दिया था। वो ठीक है भाई, सार्वजनिक जो लगे हैं, बेरोजगारी तो लगे हैं उसमें, है ना, ठीक है, वो सरकार की पॉलिसी है, आपको ये उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो उपनल कर्मचारी हैं उसकी संख्या जो है लगभग डबल हो चुकी है। देखो, संख्या तो मैं बोला नहीं, बेरोजगारी थी, और जब वो एक उपनल ही मतलब एक साधन था जॉब का और वो सार्वजनिक हो गया तो हर कोई ने अप्लाई किया, हर कोई लग गया, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो इसमें नियमितीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे प्रोत्साहन भत्ते की बात कही गई थी, क्या प्रोत्साहन भत्ता जिस वायदे के साथ किया गया था वायदा पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? नहीं, प्रोत्साहन भत्ता तो प्रॉपर सब कर्मचारियों को मिलता है। आज तक कोई मेरे पास ऐसे कोई मामला आया नहीं कि जो जहाँ ये दिक्कत आई होगी कि साहब हमारा प्रोत्साहन भत्ता बंद कर दिया गया है। नहीं, प्रोत्साहन 22,000 उपनल कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। देखिए, प्रोत्साहन भत्ता के अभी अलग अलग मानक है। ये अधिकारी वर्ग में नहीं मिलता है ना, कोई सेंटर के प्रोजेक्ट है उसमें नहीं मिलता, बाकी तो हर जगह प्रोत्साहन भत्ता लगातार कर्मचारियों को मिल रहा है। प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा है। 22,000 उपनल कर्मचारी आपको अपनी राय देते होंगे, समय समय पर आपको कॉल करते होंगे, क्या कहते हैं उपनल कर्मचारी? और कहते हैं कि गोदियाल जी जल्दी जाइएगा, अभी अभी जो वादा है और जल्दी वादे को पूरा करवाइएगा। देखिए, हर किसी, मैंने बोला नहीं, हर किसी, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा की गई, हर किसी 22,000 कर्मचारियों की एक उत्सुकता का वातावरण है कि हर कोई चाहता है कि मैं कब इस पॉलिसी के तहत आऊँ। मेरे को रोज फोन आते हैं कि अध्यक्ष जी क्या इसमें रणनीति बनेगी। मैंने कहा भाई देखो, सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है और बखूबी भी कर रही है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में जो एक कमेटी का गठन भी हो चुका है और वो जल्दी अपनी रिपोर्ट माननीय कैबिनेट को देगी, और मेरे को लगता है कि उसमें अब कोई देरी की कोई वो नहीं है और तुरंत ही इसका लाभ 22,000 कर्मचारियों को मिलने वाला है। अच्छा गोदियाल जी,
लगभग 23 मार्च की घोषणा होती है, इसके बाद एक सेलिब्रेशन भी होता है। सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं जो है जयकारे भी लगते हैं और कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों के अंदर एक आशा और उम्मीद के बादल भी जगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले 2027 का इंतजार किया जा रहा हो? क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा कि भर्तियों को लगभग 2027 एंड तक खींचा जाता है, चुनावी समर के उसमें। नहीं, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है कि सरकार जो है 2027 का इंतजार करेगी। और 27 से पहले मैंने बोला नहीं, 2025 के लास्ट दिवाली का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी 22,000 कर्मचारियों को देने वाले हैं और 27 का कोई इश्यू नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि जो है 26 तक ये मामला जाएगा? नहीं, 26 तक नहीं है, मैं बोला नहीं, दिवाली तक ये तोहफा देने वाले हैं। क्या दीपावली तक की बात हुई है या फिर ये आपकी अपनी कैलकुलेशन? देखो, मेरी अपनी कैलकुलेशन है ये। देखो, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। 22,000 कर्मचारी देख रहे हैं। मैं 22,000 कर्मचारियों का भी मैं तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा दिल रखा हमारे उपनल कर्मचारी के लिए। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने गया, मैंने कहा साहब आपने एक बड़ी घोषणा हमारे लिए की है और हम उस परिप्रेक्ष्य में आपका एक सम्मान कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि कहाँ करोगे सम्मान? मैंने कहा साहब हम तो आपको पता है 2018 से हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, पैसा हमारे पास है नहीं। मैंने कहा साहब आप अपना घर दे दीजिए अपना। मुख्य सेवक सदन हंसने लगे, बोला यार ऐसे कैसे हो? तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा बृहद दिल है उपनल कर्मचारी के, उन्होंने तुरंत ही बोला ठीक है मुख्य सेवक सदन में आपका प्रोग्राम होगा और निश्चित तौर पे वहाँ मुख्य सेवक सदन में हमारा भव्य और दिव्य कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने करा। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पहला वो संगठन का कार्यक्रम उस अपने घर में उस मुख्य सेवक सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक तोहफा के रूप में उपनल 22,000 कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने वाले। अच्छा सर, अब जो आपके विभागीय मंत्री जी हैं उनके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। क्या उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की राह में विभागीय मंत्री जी की क्या भूमिका रही? क्या सहजता रही या फिर सिर्फ उनके द्वारा भी जो है वादे किए? नहीं, देखो माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा। जब भी हम कर्मचारियों की समस्या को लेकर माननीय मंत्री जी के पास गए, उन्होंने उसका निराकरण करने का काम किया। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी का कि एक उपनल की एक राहत सहायता, जब उपनल कार्यरत के दौरान कोई अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती थी तो पहले उसको उपनल 15,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में देता था। और हम गए माननीय मंत्री जी के पास, हमने कहा साहब ये तो 15,000 क्या होता है, आपका लाखों का टर्नओवर उपनल का है। तो माननीय मंत्री जी ने उसको तत्काल 1 लाख रुपये करने का काम किया। और उसके बावजूद भी उपनल का राइजिंग डे में मैं भी था, माननीय मंत्री जी ने उस राहत सहायता को 1.5 लाख करने का काम किया। और वो एक आम जो बड़ा मैसेज बड़ा जो है दिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया उपनल कर्मचारियों के प्रति। हाँ, माननीय मंत्री जी का, सैनिक कल्याण मंत्री जी का। और उन्होंने जो है तत्काल उस राशि को, देखो फौरी राहत है। देखो पहले 15,000 रुपये जिसको मिलता था वो 1.5 लाख रुपए माननीय मंत्री जी अथक प्रयास किया। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं उपनल की उसमें। और अच्छे मतलब उन्होंने परसों कैबिनेट में भी बहुत बढ़िया बात रखी कि नहीं साहब इनका जो है जब कोर्ट का आदेश आ चुका है तो इसको आप पालन करिए और निश्चित तौर पे ये सरकार करेगी। अच्छा सर, अब उस विषय पर बात करते हैं। दीपावली का तोहफा अगर आपको मिल जाता है और हम उम्मीद करेंगे कि ये दीपावली आप जो है एक नियमित कर्मचारी के रूप में मनाएं। कुछ कर्मचारी फिर भी रह जाएंगे। सवाल ये उठता है कि इन कर्मचारियों की कुछ समस्याएं होंगी, अभी भी उपनल कर्मचारियों की कुछ समस्याएं होंगी। क्या वो मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक ढूंढ रहे हैं? देखिए मूलभूत ये है कि अब देखो कर्मचारी 22,000 कर्मचारी हैं, विभिन्न के डिपार्टमेंट हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और निश्चित तौर पर उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे जैसे पूर्व की भांति किया और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी इस बार नियमितीकरण पॉलिसी में नहीं आ पाएगा वो धीरे धीरे जैसे जो कट ऑफ डेट होगी उसमें आता रहेगा तो वो नियमितीकरण पॉलिसी में उसके नियमितीकरण का चलता रहेगा। नियमितीकरण पॉलिसीज में जो भी कट ऑफ डेट रखी जाएगी आपने कहा कि आपको स्वीकार्य होगी? हाँ, कट ऑफ डेट हम तो सरकार से, मैं कहा नहीं, सरकार से हम तो कहेंगे साहब हमारे 5 साल वाले कर्मचारी भी उसमें लाभान्वित हो। आप चाहेंगे कि अधिक से अधिक कर्मचारी हम उसमें? मैं चाह रहा हूँ अधिक से मेरे 22,000 कर्मचारी उसमें लाभान्वित हो और हम उसका बाकी फैसला सरकार का है और सरकार का अगर सरकार हमें उसमें निमंत्रण करेगी तो हम उसमें अपनी बात रखेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अधिकारी क्या सही रिपोर्ट वहां तक फिट कर रहे होंगे? देखिए मैंने कहा ना, अधिकारी लोग जो है गुमराह सरकार को करते हैं और अब तो पहले तो एक वो था कोर्ट का
था कि साहब तुम्हारा मामला कोर्ट में पेंडेंसी है, अब तो वो मामला ख़त्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने अभी हमारे 12 तारीख को एक डेट है जो हमने वो दायर कर रखी है, अवमानना जो दे रखी है हमने, उसमें भी 12 तारीख को सरकार को जवाब तलब करना है। और कहीं ना कहीं कोर्ट का भी कोई एक प्रेशर सरकार पे है, और कोर्ट के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा की, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि सरकार प्रेशर में इस समय पे, क्योंकि माननीय कोर्ट का आदेश भी आ चुका है? देखिए प्रेशर तो मैं, प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर पॉलिटिक्स, देखो सरकार भी मान चुकी है कि भाई ये 22,000 कर्मचारी जो है एक कल वेतन में काम कर रहे हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से मतलब बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोर्ट का भी एक है, कोर्ट ने भी एक डिसीजन दे रखा है, तो कोर्ट की भी अगर सरकार नहीं करती, कोर्ट की भी अवहेलना मानी जाएगी, तो दोनों तरफ से है और सरकार करने वाली है। अच्छा गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, लंबे समय से आपने इन 22 वर्षों में जो है अनेक मुख्यमंत्री आपने देख दिए। किन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में उपनल कर्मचारियों के हितों में फैसले लिए गए? मैं वर्षवार जानना चाहूँगा कौन कौन से मुख्यमंत्री थे। देखिए मैं नहीं चाहूँगा कि आप तारीफ करें, परंतु मैं चाहूँगा आप सच बोलें। देखिए मैं सच ही बोलूँगा। देखो जब भी हमने, देखो जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, और जब तब जी हम रोड पे आए हैं, और जो भी किसी भी सरकार हो, चाहे हरीश रावत जी की हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, जब हम रोड पे आए अपने हितों के लिए लड़े हम, तब तक कुछ ना कुछ हमें मिलता रहा। ऐसा नहीं है कि हम निराश हो, कहीं ना कहीं कभी 10%, कभी 15%, कभी ELCL का जो प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री काल में हुआ है, निश्चित तौर पे हुआ है, हर मुख्यमंत्री उसमें हुआ है, पर जो अभी जो बोल्ड डिसीजन एक हमारे CM धाकड़ धामी जी ने लिया है, वो पहले वाले मुख्यमंत्री जी नहीं दिखा पाए। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपने इतना बड़ा दिल रखा और 22,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए घोषणा की, और जो कि अमल में आने वाली। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 22,000 उपनल कर्मचारियों का प्रेशर भी सरकार पर होता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है, और लगभग जो है ये माने कि लगभग 60% या 50% विभागों में जो आपके कर्मचारी हैं और विभाग चलाने कामकाज चल रहा है, क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी उपनल कर्मचारी महासंघ करता है? देखिए हमारा उपनल कर्मचारी हर एक ऐसे डिपार्टमेंट में है, चाहे वो ऊर्जा से है, चाहे वो स्वास्थ्य से है, चाहे वो शिक्षा से है, हर एक उस कड़ी पे है जहाँ सरकार का कंधा से कंधा मिलाकर हम चलते हैं। और पिछली बार भी देखा होगा, जब हम इस टाइप पर आते हैं तो कहीं सरकारी कहीं डिपार्टमेंट चरमा जाते हैं, चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, और निश्चित तौर पे प्रेशर तो रहता ही है। देखो जो काम हम कर रहे हैं, और 22,000 की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, अभी सुजय तिवारी मेडिकल कॉलेज में 7,500 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला 3 महीने से, और उन्होंने एक घोषणा की है कि हम अगर वेतन नहीं आहरित हुआ तो हम 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। और परसों मैंने उस संबंध में माननीय मंत्री जी को भी टाइम लिया है, मंत्री जी के द्वारा, माननीय धर्म सिंह रावत जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी, कि साहब ये तो गलत है कि आप 15-15, 16-16 साल उन व्यक्तियों को वहाँ पे हो गए कार्य करते हुए, अब आप इस शासन से एक सचिव की इस तरह से एक लेटर जारी होता है कि साहब ये तो पद के सापेक्ष नहीं है। ये कोई बात नहीं हुई ना, पद के सापेक्ष नहीं। आपने 15 जो उनका गोल्डन पीरियड था वो तो आपने ले लिया, आप कह रहे साहब इनका, तो निश्चित तौर पे अगर वो माननीय मंत्री जी के द्वारा मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, और मंत्री जी उसमें इंटरफेयर करेंगे और वो लोग हमारे वापस होंगे, नहीं होंगे तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अच्छा गोयल जी, सवाल ये भी उठता है कि जब भी कर्मचारियों का वेतन रोका जाता है तो विभाग के जितने भी अधिकारी होते हैं उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो उनका कहना रहता है कि भैया ये एक राजनीति के जो महामंडित लोग रहते हैं, विभागीय मंत्री हों या पूर्व के जो मंत्री हों, उन्होंने जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है लोगों को रखते हैं। विभाग में बजट का जो है टोटा रहता है, इसके बावजूद भर दिया जाता है, और जब कोई योजना में लोगों को रखा जाता है, योजना खत्म हो जाती है तो फिर वेतन देने के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए जो है उपनल कर्मचारियों पर जो है संकट आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब ऐसा लग रहा है आपको कि इस प्रकार से अभी और जूझना पड़ेगा? नहीं, देखिए अब निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई, एक सुजय तिवारी को छोड़ करके। और जो प्रोजेक्ट वाली आप बात कर रहे हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, और हमने जो उसमें थे उनको, अगर एक प्रोजेक्ट अगर खत्म हो गया तो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो हमने कर्मचारियों को उसमें भी मर्ज करने का काम किया। और अब ये प्रॉब्लम मेरे को लगता है आएगी नहीं, और निश्चित तौर पे मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम जो है नियमितीकरण पॉलिसी में आ रहे हैं। और जहाँ तक बजट की बात है, देखो किसी डिपार्टमेंट, जब विधानसभा में बजट पारित होता है तो हर डिपार्टमेंट
अपने अपने बजट का प्रावधान करता है। तो ऐसा नहीं है कि बजट के कोई इश्यू है, तो निश्चित तौर पे अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा सर गोयल जी, इस विषय पर आपने कभी सोचा कि अब दीपावली पर आप कह रहे हैं कि तोहफा मिलने वाला है, हम उम्मीद करेंगे कि लगभग आधे से अधिक लोग जो है आपके इस नियमितीकरण के जो है प्रोसेस में आ जाए, परंतु सवाल ये उठता है कि अब कुछ लोग नियमितीकरण हो जाएंगे, कुछ लोग उस राह पर होंगे। टाइम बाउंडेशन 8 साल 10 साल जो भी रहेगा, एक लंबा पीरियड तो रहेगा, ये आप मान लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में जो और कर्मचारी हैं, क्या आप नियमितीकरण होने के बाद भी उनकी आवाज उठाएंगे या फिर आप तो परमानेंट हो चुके हैं? नहीं, निश्चित तौर पे मैं ये तो मेरा सौभाग्य है रहेगा कि मैं उनकी लड़ाई आजीवन लड़ता रहूँगा, चाहे वो आज साल भर उसको हो गया होगा, उसको नियमित सपोज 8 साल की, क्योंकि अब नंबर्स कम हो जाएंगे आपके। ये 8 साल की पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, या 10 साल की या 5 साल की, हम तब तक भी उसके साथ जूझते रहेंगे जब तक वो इस पॉलिसी के तहत नहीं। हम किसी को अदर में नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बरसों से हमारे नेतृत्व में विश्वास किया है। और जब भी हमने आह्वान किया है रोड पे उतरने का, सड़क पे उतरने का, या कोर्ट के लिए सपोर्ट करने का, हम उन्हें सहयोग किया है निश्चित तौर पे। और जब नियमित पॉलिसी में आ जाएंगे तो मैं नहीं रहूँगा तो दूसरा हम संगठन, हम उस संगठन में हम संरक्षक की भूमिका में रहेंगे, पर हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा सवाल यह है कि नियमितीकरण प्रोसीजर में कर्मचारी आने के बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कर्मचारी हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। हाँ, उनकी संख्या कम कर्मचारी, कम प्रेशर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखिए ऐसा नहीं, प्रेशर बिल्डअप पहले होता था, प्रेशर बिल्डअप नहीं निश्चित तौर पे उसमें हाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो नियमितीकरण पॉलिसी में आएगा वो नियमित हो जाएगा तो वहाँ नंबर ऑफ कम हो जाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि 22,000 जब कर्मचारी होंगे तभी प्रेशर सरकार पे बिल्डअप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर तो क्रिएट अगर 100-200 लोग भी रहेंगे तो भी जो मेन सीढ़ी पे अगर बैठ रहा है, चला रहा है विभाग को, अगर वही बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉलिसी, प्रेशर की पॉलिसी तो निश्चित तौर पर रहती है, पर मेरे को लगता नहीं है कि ये नौबत आएगी। अच्छा, आप उन कर्मचारियों पर बात करते हैं, हालांकि ये कहना अभी जो है जल्दबाजी होगी कि कुछ कर्मचारी नियमितीकरण नहीं हो रहे, परंतु ऐसी नौबत भी एक प्रोबेबिलिटी में कह रहा हूं कि ऐसी भी संभावना आ सकती है कि कुछ कर्मचारी इन मानकों से बाहर हो जाएं। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नियमितीकरण होने के बाद ऐसे कर्मचारियों की यदि बड़ी संख्या होती है तो फिर इनके लिए क्या रोड मैप आपके पास है? क्या सोचा आपने इस विषय को लेकर? देखिए, मैंने कहा नहीं, मैं शुरू में कहा था कि अगर वो पॉलिसी में नहीं आते हैं तो ये उस कर्मचारी की गलती नहीं है, भाई सिस्टम की गलती है। वो तो उस सिस्टम की गलती है। भाई जब वो वहां पद ही नहीं थे, आपने भर कैसे दिया वहां? भाई उसको सीधे सीधे उस कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया आपने। तो नहीं, उसके लिए भी हम लड़ेंगे, और निश्चित तौर से जो अधिकारी है उसको भी दंडित करने का काम सरकार को द्वारा करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई तुमने इसका अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है तो इसका जो है आप पेनल्टी उसको भरेंगे। और मेरे को लगता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। अच्छा, मुझे जो लगता है कि ऐसे कर्मचारी नियमितीकरण के तौर से तो दूर रह जाएंगे सर, और उनका नियमितीकरण होना भी लगभग जो है नामुमकिन रहेगा, क्योंकि वो पद के सापेक्ष है नहीं। देखिए, ये तो सरकार की पॉलिसी होती है। नहीं, सरकार भी नॉर्म्स नहीं, नॉर्म्स ठीक है। अगर बाय द वे पद नहीं है तो सरकार विभाग जो है के अंदर पावर है, वो अपने पद सृजित करे वहाँ। भाई तुमने 15 साल जिसके ले लिए उसके लिए तुम पद सृजित करिए। हमने अभी फॉरेस्ट में हमने कराया, हमने वन विभाग में, उसमें वन विकास निगम में कराया। तो वो तो विभाग पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि भाई आप जो है पद नहीं है तो पद सृजित कराएंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, होने को इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और निश्चित तौर पर इस ओर में हम भी वो करेंगे कि भाई जहाँ पद नहीं है वहाँ सरकार विभाग जो है पद सृजित करे, और जो लोग हमारे वर्षों से वहाँ कार्यरत हैं उनके लिए पद सृजित हो। अच्छा, लगभग अब ये मान के चलें कि लगभग 2025 मिड से 26 मिड से सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी। 1 वर्ष से भी कम का समय अभी है चुनाव के लिए। क्या आपको लग रहा है कि इन चुनावों से पहले उपनल कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं कि नियमितीकरण हो जाए? क्योंकि तमाम हमने ऐसे वादे दावे देखे हैं कि समय लग जाता है, हालांकि होता जरूर है परंतु समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखिए, मैं कहा ना, सरकार को भी ठीक है, अपना माइलेज चाहिए सरकार को भी, और हम तो चलो सरकार हमें खिसकाने का काम करें।